हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीरीज़। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि किन प्रॉब्लम्स पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आखिर लगाते कैसे हैं। तो उसके दो मेथड्स हैं। पहला टॉप डाउन विथ मेमोराइजेशन, दूसरा बॉटम अप विथ टैबुलेशन। So without any wait, let's get on with the first question. What is dynamic programming? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या? डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है जिससे हम एक प्रॉब्लम को छोटे सिंपलर सब प्रॉब्लम में तोड़ते हैं और उस छोटे सिंपल सब प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं और उनके रिजल्ट को यूज़ करके बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमको जो ओरिजिनल प्रॉब्लम दिया गया था, हमने पहले उसे दो छोटे सब प्रॉब्लम में तोड़ा और उन सब प्रॉब्लम को भी हमने और छोटे सब प्रॉब्लम में तोड़ा। अब क्योंकि ये छोटे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी है, तो हमने पहले इन छोटे सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनके रिजल्ट को यूज़ करके बड़े सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फाइनली हमने ये दो सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को यूज़ करके मेन प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो ये जो एल्गोरिथमिक टेक्निक है कि भाई बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम में तोड़ो और सब प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो और फिर उसके रिजल्ट को यूज़ करके बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये चीज़ और भी क्लियर होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपके दिमाग में ये मेंटल पिक्चर लगाना चाहता था कि डीपी आखिर होता क्या है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम डीपी कब अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो और उसकी ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नंबर 1 ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, नंबर 2 ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, तब हम उस प्रॉब्लम पे डीपी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मतलब क्या कि अगर आपके प्रॉब्लम को का ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दी ऑप्टिमल सोल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम में ना ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। ठीक है। और अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, अगर आप सेम ही सब प्रॉब्लम लाइक इस सब प्रॉब्लम का भी अगर आपने और डिवीजन किया और आप देख रहे हो कि यार मैं ना सेम ही सब प्रॉब्लम इधर सॉल्व किया, वही सब प्रॉब्लम मैं वापस इधर भी सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर मैंने यहाँ ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किया और वो मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब भी यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी, राइट, तब भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको विद एन एग्जाम्पल समझते हैं। गाइज, अपने फिबोनाची सीरीज़ के बारे में सुना है? तो फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है ना, पहले तो हमारे पास दो नंबर होते हैं और इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, वो पिछले दो नंबर का एडिशन होता है। तो 0 और 1 का एडिशन होता है 1, तो नेक्स्ट नंबर सीरीज़ में होगा 1। अब नेक्स्ट नंबर होगा इस सीरीज़ में 1 + 1 2, नेक्स्ट विल बी 2 + 1 3, नेक्स्ट 3 + 2 5, नेक्स्ट 5 + 3 8 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, तो अगर हमको nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी उसके पहले वाले दो फिबोनाची नंबर का एडिशन, विच विल बी फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची नंबर n-2, राइट। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि 0 तो भाई 0 होता है और फिबोनाची ऑफ 1 हमारा होता है 1, राइट। तो फिबोनाची नंबर प्रॉब्लम यही है कि आपको nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे को बता फिबोनाची ऑफ 4 क्या होगा, राइट, तो आप बोलोगे कि इसके पहले वाले दो का एडिशन, विच विल बी फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। बट फिबोनाची ऑफ 3 क्या होगा, ये उसके दो और पिछले दो नंबर का एडिशन होगा, फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1। वैसे ही फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0। फिर यहाँ पे भी फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। तो जैसे कि हमें पता है कि फिबोनाची ऑफ 1 तो होता है 1, राइट, फिबोनाची ऑफ 0 होता है 0। अब अगर मेरे को फिबोनाची ऑफ 2 निकालना है, तो इट विल बी एडिशन ऑफ दिस टू, 0 + 1 = 1। अब मेरे को फिबोनाची ऑफ 3 निकालना है, तो फिबोनाची ऑफ 2 तो 1 मिल गया, पर फिबोनाची ऑफ 1 क्या है, 1। तो अब इन दोनों का एडिशन करके मुझे फिबोनाची ऑफ 3 मिल जाएगा, विच विल बी 1 + 1 2। अब फिबोनाची ऑफ 4 निकालना है, तो इधर का भी हमको चाहिए फिबोनाची ऑफ 2, तो वो भी है हमारा फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। फिबोनाची ऑफ 1 = 1, फिबोनाची ऑफ 0 = 0, इन दोनों का एडिशन करके फिबोनाची ऑफ 2 मिल गया 1, और फिबोनाची ऑफ 4 फाइनली हमको मिलेगा 2 + 1 3।
राइट। तो अगर मैं फिबोनाची ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 देखूँ तो ये 3, तो इस तरीके से मैंने फिबोनाची ऑफ 4 फाइंड आउट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे nth फिबोनाची नंबर पूछोगे ना और मैं इस तरीके से सॉल्व करने बैठूंगा ना, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी एक्सपोनेंशियल, विच इज़ लाइक वेरी वेरी बैड, राइट। तो अगर मेरे को इसको ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व करना है ना, तो मुझे इस प्रॉब्लम पे डीपी लगानी पड़ेगी। बट वो लगाने से पहले हमें ये जानना है कि यार हम इस प्रॉब्लम पे डीपी क्यों लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफ़िल करता है तो हम उस पर डीपी लगा सकते हैं। तो अगर हम हमारी पहली प्रॉपर्टी देखें, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, तो ये तो काफ़ी क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन होगा ओवरऑल फिबोनाची ऑफ n, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द सोल्यूशन फ्रॉम इट्स सब प्रॉब्लम विच इज़ f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है जो कि कहता है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम, राइट। तो ये तो हमारी कंडीशन मीट हो रही है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, राइट। अब दूसरी थी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो जिस तरीके से मैंने फिबोनाची ऑफ 4 निकाला, इसमें ना मैंने ये जो सब प्रॉब्लम लाइक फिबोनाची ऑफ 2 मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, फिर भी मैंने वापस से यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 2 निकाला, राइट। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए फिबोनाची ऑफ 4 बोला जो कि एक काफ़ी छोटा नंबर है, बट इसी तरीके से अगर मैं फिबोनाची ऑफ 10, 11 ऐसा कुछ बोलूँगा ना, तो आप देखोगे ऐसे बहुत से सब प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, और मेनली यही सब प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करने की वजह से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और डीपी लगाने के बाद हम ये अवॉइड कर सकते हैं, जिसके वजह से इन दिस पर्टिकुलर केस ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, और इस केस में तो ये एकदम लीनियर ही हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम डीपी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 टॉप डाउन, जिसको हम मेमोराइजेशन भी बोलते हैं। नंबर 2 बॉटम अप, जिसको हम टैबुलेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने फिबोनाची नंबर वाले प्रॉब्लम को ही रेफ़र करेंगे टू अंडरस्टैंड बोथ द मेथड ऑफ अप्लाइंग डीपी, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो सबसे पहला जो मेथड है टॉप डाउन, उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस कि इसका ब्रूट फोर्स कोड कैसा होगा, राइट। तो अगर आपको याद हो तो हम क्या कर रहे थे, हमको पहली बात तो रिटर्न करना है फिबोनाची नंबर, तो उसका रिटर्न टाइप होगा इंट। फिर लेट्स से मेरे फंक्शन का नाम है फिब, और फिर हमने n, ये हम nth फिबोनाची नंबर निकालना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमारा n लेस देन 2 है, या कि है 1 या फिर 0, तो हम सीधा सीधा उसको 1 या 0 रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो रिटर्न n। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे फिबोनाची नंबर, तो हम क्या करते थे, जो भी इससे पहले वाले 2 नंबर के फिबोनाची नंबर है विच इज़ फिब ऑफ n-1 और फिब ऑफ n-2, इन दोनों का एडिशन हम करके रिटर्न कर देते थे। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल ब्रूट फोर्स रिकर्सिव कोड फॉर फिबोनाची नंबर प्रॉब्लम। तो अगर हम इस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये होगा, अगर हमें टी ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो हमको टी ऑफ n-1 भी सॉल्व करना पड़ेगा और टी ऑफ n-2 भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा उनको ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा अगेन O ऑफ 1 ऑपरेशन। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ O ऑफ 2 to the power n एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा हमारे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एक्सपोनेंशियल, और वो इसलिए थी क्योंकि हम सेम ही सब प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे थे, राइट। अब डीपी के थ्रू क्या होता है कि हम ना इन सब प्रॉब्लम को एक ही बार सॉल्व करते हैं। और अगर हम हमारे सबसे पहले मेथड को देखें डीपी का, टॉप डाउन विथ मेमोराइजेशन, उसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसको आप स्टोर करके रख लो, ठीक है, उसके रिज़ल्ट को स्टोर करके रख लो, और अगली बार अगर आप सेम सब प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हो तो आपको उसे वापस से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सीधा सीधा वो स्टोर्ड रिज़ल्ट को यूज़ करके रिटर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से मेमोराइजेशन वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको एक्चुअल में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो यही हमारा पुराना ब्रूट फोर्स रिकर्सिव सोल्यूशन है, इस पे हमको बस मेमोराइजेशन अप्लाई करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको जैसे कि स्टोर करना है, राइट, रिज़ल्ट, तो हम क्या करेंगे, एक
वेरिएबल बना देंगे डीपी, और इसकी कैपेसिटी होगी n+1, ठीक है। अब ये एक्चुअल कोड नहीं है, एक तरीके से बस एक सूडो कोड है, तो ये बस मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास एक डीपी, ये स्टोरेज है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम कोई सब प्रॉब्लम देखते हैं तो हम देखेंगे कि यार क्या ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। तो हम देखेंगे कि भाई डीपी ऑफ n में क्या ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है तो मैं सीधा सीधा वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। बट अगर ये 0 है, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट इस सारे स्टोरेज में 0 वैल्यू होगी, राइट। तो अगर वो 0 है तो उस केस में मेरे को क्या करना है कि मेरे को पहले तो सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को और उसको स्टोर कर देना है डीपी ऑफ n में, और फिर सीधा सीधा रिटर्न डीपी ऑफ n, राइट। तो अगली बार अगर ये सब प्रॉब्लम वापस से आता है तो हमको डीपी ऑफ n नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा और हम सीधा सीधा इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये स्टोर कुछ नहीं है बल्कि ये डीपी ही वेरिएबल है बेसिकली। तो ये जो टेक्निक है जिसमें हम सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि अगली बार अगर हम सेम सब प्रॉब्लम इंकाउंटर करें तो हम वो रिज़ल्ट को डायरेक्टली यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट अगेन। इसी को हम मेमोराइजेशन कहते हैं, क्योंकि हम इसको याद रख रहे हैं, राइट। इसीलिए इसका नाम मेमोराइजेशन है। अब अगर हम इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली हर सब प्रॉब्लम को, जैसे हमने बोला कि हम एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं, उसको स्टोर करके रख रहे हैं, राइट। तो हर सब प्रॉब्लम एक ही बार सॉल्व होने वाला है, राइट। तो ऐसे कितने सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। एफ ऑफ n से अगर हम देखा जाए तो एफ ऑफ n-1, एफ ऑफ n-2, ऐसे करते करते हमारे पास एफ ऑफ 0 तक जाएगा। तो कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट n सब प्रॉब्लम्स है, राइट। और हर सब प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो हम कुछ ऐसा तोड़ चीज़ नहीं कर रहे हैं, सब O ऑफ 1 ऑपरेशन है। अगर लेट से हमने ये सॉल्व करके रखा हुआ है सब प्रॉब्लम, तो ये बस एक एडिशन है, स्टोरेज है, रिटर्न है। तो ये हर सब प्रॉब्लम हम O ऑफ 1 में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे हमारे पास हमने देखा O ऑफ n सब प्रॉब्लम्स है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। तो ये हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम अपने सोल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सबसे पहले O ऑफ n का स्पेस ले लिया है, डीपी जो भी ये पार्शियल रिजल्ट स्टोर करना है, राइट। हमें सब प्रॉब्लम के रिजल्ट स्टोर करना है, उसके लिए हमने O ऑफ n की स्पेस ले ली। तो ये तो हो गया ये, प्लस हम एक रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये रिकर्सिव स्टैक जितनी मतलब जितना स्पेस लेगा उतना भी हमारा स्पेस ऐड होना चाहिए। तो जैसे अगर आप एफ ऑफ n देखोगे तो एफ ऑफ n-1, n-2 ऐसे करते करते एफ ऑफ 1 तक जाता है। तो ये रिकर्सिव स्टैक एट द मोस्ट O ऑफ n स्पेस लेगा अगेन। तो ये हो जाएगा O ऑफ n प्लस n, तो जो मोटा मोटा O ऑफ n ही हो जाता है, राइट। तो इस सोल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों O ऑफ n ही है। फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेमोराइजेशन कोई तोप चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट एन ऑप्टिमाइज रिकर्शन, राइट। जो भी हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था उस सोल्यूशन में हमने बस 2-3 लाइन ऐड करके हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया और डीपी का सोल्यूशन बना दिया। सो मेमोराइजेशन इज़ नथिंग बट एन ऑप्टिमाइज रिकर्शन वेयर वी आर बेसिकली स्टोरिंग द सोल्यूशन फॉर ईच सब प्रॉब्लम एंड रीयूजिंग इट इफ़ वी इंकाउंटर इट अगेन, राइट। तो अगर आप मुझसे पूछो कि डीपी के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के उसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिख देना है, राइट। एक बार आपने ब्रूट फोर्स रिकर्सिव सोल्यूशन उसका लिख दिया विच शुड बी वेरी मच इंट्यूटिव, उसके बाद आपको बस 2-3 लाइन ऐड करके उसको मेमोराइज़ करना है, राइट। तो एक बार आपने मेमोराइज़ कर दिया तो वो ऑप्टिमाइज हो गया और वो डीपी का सोल्यूशन बन गया। तो दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच ए डीपी प्रॉब्लम। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, हम ये जान लेते हैं कि इस मेथड को हम टॉप डाउन क्यों बोलते हैं। तो अगर आपने देखा तो मेमोराइजेशन क्या है, ये कुछ नहीं है बट एक ऑप्टिमाइज रिकर्शन ही तो है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले टॉप पे मेन प्रॉब्लम देखते हैं और फिर रिकर्सिव ट्री में बॉटम की ओर हम नेविगेट करते हैं टू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, राइट। तो क्योंकि हम नेविगेट टॉप टू बॉटम कर रहे हैं इसीलिए इस मेथड को टॉप डाउन विथ मेमोराइजेशन भी कहा जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम सेकंड मेथड ऑफ अप्लाइंग डीपी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप विथ टैबुलेशन। सो ये कोई बहुत ही अलग मेथड नहीं है, ये सेम ही कंसेप्ट पे वर्क करता है जो कि हम अब पहले देख चुके हैं कि डीपी बेसिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि ये जो सब प्रॉब्लम हम बार बार सॉल्व करते रहते हैं उसको हमें अवॉइड करना है।
तो एक मेथड तो हमने देखा मेमोराइजेशन में कि हम ऊपर से प्रॉब्लम देखते हुए आते हैं और जैसे ही हम कोई भी सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम उसका वैल्यू स्टोर करके रख लेते हैं ताकि अगली बार अगर हमको सेम सब प्रॉब्लम मिलता है तो हम उसको सॉल्व ना करके डायरेक्टली उसका रिजल्ट हम स्टोर्ड वैल्यू से निकाल लें, राइट। तो बॉटम अप में क्या होता है, बस बॉटम अप में भी हम सेम ही कंसेप्ट पर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि जहाँ पे हम टॉप डाउन में ऊपर से बड़ा प्रॉब्लम पहले देख रहे थे, बॉटम अप में क्या बोलता है कि हम छोटे प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे, उनको पहले सॉल्व करेंगे, उनका वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, उन वैल्यू को यूज़ करके उससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसको भी स्टोर कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करके हम उससे थोड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे और ऐसे करते करते हम टॉप प्रॉब्लम पे चले जाएंगे जो कि हमारा मेन प्रॉब्लम होगा। तो बस कंसेप्ट वही है, बस हम यहाँ पे बॉटम्स टू टॉप जा रहे हैं। तो अगर ये मैं आपको करके दिखाऊं तो हम क्या करेंगे, हमारे सेम फिबोनाची प्रॉब्लम में एक 1D अरे बना लेता हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपने सब प्रॉब्लम की वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक 1D अरे बना लिया और हर सेल इसका ऐसा होगा, लाइक ये 0th फिबोनाची नंबर स्टोर करेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन, राइट। तो बॉटम अप में हम क्या बोलते हैं कि हम सबसे पहले छोटे प्रॉब्लम को देखेंगे। तो 0 सबसे छोटा प्रॉब्लम है, हमें पता है फिबोनाची ऑफ 0 तो 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 हमें पता है 1 होता है। अब जब हम फिबोनाची ऑफ 2 देखेंगे तो हमको पता है कि इट इज़ एन एडिशन ऑफ फिबोनाची ऑफ 0 एंड 1। क्योंकि मैं फिबोनाची ऑफ 2 में आया हूँ और मेरे को पता है कि इससे छोटे प्रॉब्लम में ऑलरेडी सॉल्व करते हुए ही आया हूँ, तो मुझे पता है कि 0 और 1 तो रहेगा हमारे पास। तो फिबोनाची ऑफ 0 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 हो जाएगा 1। फिर वैसे ही जब मैं फिबोनाची ऑफ 3 में जाऊँगा तो मुझे फिबोनाची ऑफ 2 और 1 चाहिए, राइट। बट जब मैं 3 पे आ रहा हूँ तो मुझे पता है इससे छोटे सब प्रॉब्लम में सॉल्व करते हुए आया हूँ, तो मैं डायरेक्टली उनके रिजल्ट को यूज़ कर लूँगा। तो ये और ये को यूज़ करके मैंने निकाल दिया 1 + 1 2, राइट। अब फिबोनाची ऑफ 4 में आऊँगा तो मुझे पता है कि इससे छोटे सब प्रॉब्लम जो कि है फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 मैं सॉल्व करते हुए आया हूँ, उनका डायरेक्टली मैं रिजल्ट यूज़ कर लूँगा 1 + 2 3। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ 5 विल बी 3 + 2 5, राइट। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे सब प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम पे आते हैं तो हमें पता है कि उसका सल्यूशन उससे छोटे सब प्रॉब्लम के रिज़ल्ट को यूज़ करके होगा और मुझे पता है कि मैं इससे छोटा वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करते हुए आया हूँ, तो हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर लेंगे। तो बॉटम अप विद टैबुलेशन में यही होता है, हम बस सेम ही रिज़ल्ट स्टोर ही कर रहे हैं हर सब प्रॉब्लम का, बट हम डायरेक्टली मेन प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए ऊपर ऊपर जाके हम मेन प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है बॉटम अप। और क्योंकि हम इसका वैल्यू एक टेबल में स्टोर करके रख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम अप विद टैबुलेशन। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो अगर मुझे फिबोनाची ऑफ n फाइंड करना है, राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो सारे सब प्रॉब्लम को स्टोर करने के लिए हमको ये 1D अरे लगेगा, राइट। तो मैं एक 1D अरे बना देता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ DP और इसकी लेंथ होगी n+1। n+1 क्यों? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। फिर मेरे को पता है कि यार जो भी 0 सब प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो है 0, राइट। फिबोनाची ऑफ 0 इज़ 0, वैसे ही फिबोनाची ऑफ 1 इज़ 1, ये हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, हमको nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है। पर जैसे कि हमने देखा बॉटम अप में हम क्या करते हैं, हम नीचे से लाइक सब प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर n तक जाएंगे, राइट। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया और मेरे को पता है कि DP ऑफ i क्या होगा, जो भी इससे पहले के दो सब प्रॉब्लम थे, राइट। DP ऑफ i - 1 प्लस DP ऑफ i - 2 का एडिशन, तो ये होगा। और जब भी मैं DP ऑफ i में आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि इससे पहले वाले सब प्रॉब्लम में ऑलरेडी सॉल्व करते आया हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा, राइट। सो फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे DP ऑफ n, क्योंकि हम n फिबोनाची नंबर में इंटरेस्टेड है, राइट। तो ये हमारा कोड हो गया। तो इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अगर आप देखो तो हम एक सिंपल फॉर लूप ही तो लगा रहे हैं जो कि n तक जा सकता है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम बस ये DP स्टोर कर रहे हैं, राइट, जो अगेन O ऑफ n स्पेस यूज़ कर रहा है।
और एक चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकर्शन नहीं है, तो रिकर्सिव स्टैक का कोई हमारे पास अलग स्पेस नहीं होने वाला। भले ही बॉटम अप और टॉप डाउन में स्पेस ओ ऑफ एन ही था हमारा, बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि बॉटम अप में हम ना कोई रिकर्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो रिकर्सिव स्टैक है वो स्पेस हम यूज़ नहीं कर रहे। सो एनीवेज, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस सोल्यूशन की भी ओ ऑफ एन ही रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं पहले ही कन्फेस कर देता हूँ कि आउट ऑफ द टू मेथड्स बॉटम अप विद टैबुलेशन से स्टार्ट कर पाना लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं अभी भी कहूँगा कि द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग अ डीपी प्रॉब्लम इज़, आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, समझो, और फिर उस पर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लगाओ। ठीक है, कि ये ब्रूट फोर्स भले ही आपका इनएफिशिएंट होगा, बट इट विल बी वेरी इंट्यूटिव, आप इजीली उसको लगा सकते हो। और हमने जैसे कि देखा कि ब्रूट फोर्स पे 2-3 लाइन ऐड करके आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, राइट। मेमोराइज करना मतलब कि ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा था उसको आपने काफ़ी कम कर दोगे मेमोराइज करके, राइट। तो आपने मेमोराइज कर दिया, मतलब क्या कि वो डीपी का सोल्यूशन बन चुका है उसका, राइट। फिर आप चाहो तो फिर उसको आप टैबुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि अभी हमने देखा। आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देख के टैबुलेशन ईजी लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखोगे कि डीपी के प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे। अब ये तो फिर भी 1D अरे हैं, आगे आपको 2D अरेज वगैरह 3D अरेज लग सकते हैं, राइट। तो उस केस में टैबुलेशन पे डायरेक्टली सॉल्व करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो every time when you are solving a DP problem, go with this approach. It's my recommendation. So friends, इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। और अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने इस वीडियो में क्या देखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि DP होता क्या है, फिर हमने देखा कि हम DP कब अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी किसी प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वहाँ पे हम DP अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली हमने देखा कि हम DP कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके भी 2 मेथड्स हमने देखे, टॉप डाउन और बॉटम अप, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल है डायनामिक प्रोग्रामिंग का वो एकदम क्लियर है। तो अगर हम DP का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये फंडामेंटल्स तो हमेशा वहाँ रहेंगे ही। सो विद दिस वीडियो हम हमारे फंडामेंटल्स जो हैं DP के वो हमने क्लियर कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ पसंद आ रही है। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कुछ भी फीडबैक हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट, आई टेक योर लीव एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।